नमस्कार दोस्तों कल आपने अपने फीडबैक में कई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए और उन पॉइंट्स को हम अपने आने वाली डिस्कशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमें एक यूटिलिटी फैक्टर हमेशा देखना होगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने से डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा, लेकिन हमें और भी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे टाइम कितना है, क्या वो चीज़ें हम बाद में रिवाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें गुड डिस्कशन करनी है। गुड डिस्कशन मीन्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू हैव द गुड डिस्कशन। तो देखिए, कई चीज़ें जैसे कि अब पीआईबी है, पीआईबी हम डेली के डेली बेस पर नहीं कर सकते, लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक के क्वेश्चंस जब हम कवर करेंगे तो उसमें पीआईबी के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। और अब देखिए, ये जो हमारी डिस्कशन होगी वो क्वेश्चन बेस्ड होगी मेनली। इसमें हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और जो हम पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है जून से लेके मई तक का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा जून का एग्ज़ाम है तो मई के एग्ज़ाम में हम पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जल्दी उसकी रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल देखिए, 3-4 दिनों में ये हमारी जो डिस्कशन है वो ऑप्टिमाइजेशन की ओर अग्रसर होगी। तो आज की डिस्कशन में देखते हैं क्या है। जो देखिए, फ्रंट पेज पे सिर्फ एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते इसको। साइक्लोन्स आए हैं और साइक्लोन जो वर्धा साइक्लोन है चेन्नई में आया, आपको पता ही होगा। तो देखिए, इसमें तो सारा यही है, कितने नुकसान उन्होंने पहुंचाया, कितनी फैटिलिटीज़ हुई, जान माल की नुकसान हुआ, वो इन्होंने बताया इस न्यूज़ में। और बात वही है, साइक्लोन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन सी कंडीशंस इनके लिए होती है। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि साइक्लोन का नाम कौन देता है। जैसे इसका वर्धा नाम था, किसने दिया। देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं, जो यानी जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो आते हैं सर्दियों में आते हैं, जिसको हमें रबी की फसल को फ़ायदा होता है, उनके तो कुछ नाम होते ही नहीं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनके नाम होते हैं और ये जोन्स में डिवाइडेड हैं पूरे के पूरे। और अल्फ़ाबेट वाइज में देखिए, हमारे जोन में कौन आता है, हमारे जोन में इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, थाईलैंड आता है, ये आसपास की कंट्रीज आती हैं सारी। तो ये क्या कहते हैं, ये पहले से ही नाम दे के रखते हैं। पाकिस्तान ने एक नाम सुझा दिया, जैसे कुछ भी वर्धा नाम पाकिस्तान ने सुझाया था, उससे पहले हुडहुड आया था वहाँ पे। तो देखिए, ये सारे के सारे जो नाम्स हैं, ये जब भी कोई नया तूफान आएगा अल्फ़ाबेट चलता रहेगा। यानी अब उन्होंने पहले से अरेंज करके रखे हैं वर्धा। अब देखिए, अब कोई नया तूफान आएगा तो वर्धा के बाद भी कोई लिस्ट में कुछ ना कुछ होगा, वी के बाद जो भी आता है तो उसका नाम ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। यानी सभी देशों ने पहले से अपने अपने नाम दे रखे हैं, फिर इस अथॉरिटी ने उनको एक सिस्टमेटिक अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज किया और जब भी कोई नया तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो वो नाम ऑटोमेटिकली उसको दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैंने बताया नहीं है इसका आंसर, मेरे को तो पता है कि ये जो वर्धा तूफान है, वर्धा साइक्लोन है, इसका नाम कौन से देश ने दिया। आगे आएगा भी सही, ये देखिए यहाँ भी है, वर्धा नेम वाज गिवन बाय विच कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हम जो हमारी डिस्कशन वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, ये चीज़ भी आपसे पूछनी थी। देखिए, अगर इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आंसर कब डिस्कस करेंगे। आंसर के लिए तो एक और वीडियो बनानी पड़ेगी फिर। ठीक है, उसके बारे में कुछ सोचते हैं। फिलहाल तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर बता दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें तो एक बार सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज़्यादा इंटेंस होता है, कल हमने ये डिस्कस किया, कहाँ दोनों आते हैं, लोकेशंस दोनों की क्या होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो लैंड पे आते ही वो रुक क्यों जाते हैं, यानी जब भी देखिए लैंड में आते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो आप इसका भी जवाब दीजिए, और नहीं तो हम डिस्कशन में ये डिस्कस करेंगे ये चीज़। अब देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये एथिक्स की बनती है। ये वैसे तो देखिए दिल्ली की न्यूज़ है, लेकिन ये एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, देखिए किसी कारणवश इनकी बनती नहीं है हेल्थ सेक्रेटरी से। हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, यानी पॉलिटिशियन है, हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो आईएएस है वहाँ पे। तो देखिए, इन्होंने क्या लिखा, ट्विटर पे ही लिख दिया, सत्येंद्र जैन यानी जो पॉलिटिशियन है, इन्होंने ट्विटर पे ही लिख दिया कि द पर्सन चूजन बाय एलजी इज द मोस्ट इनकम्पिटेंट। मतलब ट्विटर पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, और पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं। जैसे पहले अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने क्या किया था, एक ह्यूमिलिएट कर दिया था एक आईएएस को अपने ऑफिस के अंदर बुला के, जोर से बोला था गेट आउट। तो देखिए, अब क्या हुआ है, जो आईएएस की एसोसिएशन है दिल्ली में, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है पॉलिटिकल विंग को यह कहने के लिए, देखिए आप अच्छे से बिहेव करिए, क्योंकि देखिए हमारी डेमोक्रेसी में एक तरह का क्या कहते हैं, बैलेंस स्थापित होना चाहिए। यानी न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, एथिक्स में होता है। न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, और जो एनोनिमिटी का प्रिंसिपल होता है। एनोनिमिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि देखिए
कोई भी आईएएस कोई भी बढ़िया सलाह देगा, कोई भी काम करेगा, वो जनता के सामने कभी नहीं आएगा। यानी जनता के सामने सिर्फ पॉलिटिशियन जाएगा, एग्जीक्यूटिव जाएगा, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति, लेकिन ब्यूरोक्रेट कभी भी जनता के प्रति नहीं आ सकता। अब देखिए, अब इन्होंने इतना कुछ कहा हेल्थ सेक्रेटरी को, ट्विटर पे इतना कुछ लिख दिया, अब इनके पास में सिविल सर्वेंट्स के पास में इतनी पावर भी नहीं है कि वो अपना स्टैंड बता सके मीडिया के सामने, क्योंकि देखिए 1964 सिविल सर्विस रूल्स हैं, 1964 सिविल सर्विस रूल्स है, उसके तहत ये मीडिया के सामने नहीं जा सकते इजाज़त लिए बिना। तो क्वेश्चन ये बनता है एथिक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके साथ अगर ऐसा हो कि पॉलिटिशियन आपको कोई पब्लिकली ह्यूमिलेट करे, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप अपना आंसर दीजिए, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? मेंस का है थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए शेयर किया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो देखिए कोई खास न्यूज़ है ही नहीं इस पेज में, तो यही सारा कुछ है कि बुरहान वनी, और कोई खास न्यूज़ नहीं है इसमें। ये जो है इसमें 2-3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमाम तरह के इंसेंटिव्स दिए हैं। इंसेंटिव जैसे कि कई पीएसयूज़ को कहा कि आपको छूट मिलेगी, यानी पेट्रोल सस्ता मिलेगा, पेट्रोल ऑनलाइन भरवाने पर इतनी छूट मिलेगी, बहुत सारी ऐसे उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएसयूज़ को कहा है कि जो भी छूट हम दे रहे हैं, इंसेंटिव वो दे रहे हैं, या ट्रांजैक्शन जो टैक्स है और माफ़ कर रहे हैं, वो हम भरेंगे, आपकी जेब से हम नहीं लगने देंगे। तो इस तरह की बात इन्होंने कही है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि देखिए एक उन्होंने कहा है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट, एक अलग से वेबसाइट बनी है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये देखिए आपके सामने जो वेबसाइट है, दो तरह का रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास में। एक टैक्स का जो रेवेन्यू आता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स का रेवेन्यू आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स वगैरह से या फिर सेल्स टैक्स से। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो काफ़ी चीज़ों से आता है। एक बार इस पर हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों से आ सकता है। ये देखिए, ये पीएसयू के प्रॉफिट से आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस से आ सकता है, फाइन कुछ भी लगता है, या डिविडेंड में लगता है कंपनी का। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इवन जो हम योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन खरीदते हैं, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन भी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू नहीं है। और देखिए ये यहाँ पर अब देखिए सरकार ने एक वेबसाइट बना दी है, सारे पेमेंट्स को यूनिफाई करने के लिए एक वेबसाइट बना दी गई है, और उसमें सारा का सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा होगा। अब देखिए ये वेबसाइट है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहले तो मैं इसको पूरा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट के थ्रू एक सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सकता है, जिसका नाम है भारतकोश.gov.in, इस वेबसाइट का नाम है। अब देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में सारा को सारा इस वेबसाइट से जमा होगा सरकार के खाते में। अगर हमें योजना मैगजीन या कुरुक्षेत्र मैगजीन खरीदनी है तो हम इसकी पेमेंट इस साइट पर कर सकते हैं, भारतकोश.gov.in। कहने का मतलब है सारा का सारा जो नॉन टैक्स का रेवेन्यू है वो इस वेबसाइट के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और गवर्नमेंट के पास इस वेबसाइट के थ्रू जमा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यही बनता है। यहाँ पे देखिए वो यूँ पूछेंगे, भारतकोश.gov.in विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। अब वो यूँ पूछेंगे जो ये वेबसाइट है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, किस पर्पज़ के लिए थी। वो 4 ऑप्शंस देंगे। एक ऑप्शन होगा नॉन टैक्स रिसिप्ट के लिए, दूसरा ऑप्शन होगा जीएसटी प्रमोट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन होगा जो टैक्स में ट्रांजेंसी लाने के लिए, ऐसे कुछ भी दे देंगे मतलब, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जोड़ देंगे। देखिए अभी ये क्वेश्चन आसान लग रहा है क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर भूल जाएंगे तब याद नहीं आएगा। वो सिमिलर से ऑप्शन दे देंगे और तब हम सोचेंगे कि भारतकोश.gov.in क्या था। तो इसको याद रखिएगा, भारतकोश.gov.in। अगला जो है ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है द एशिया पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की, ये हो रही है दिल्ली में। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में हुई है। और अब ये भी क्वेश्चन इस पे बनता है कि द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है क्या, ये यूएन का पार्ट है क्या नहीं है। तो ये यूएन हैबिटेट का पार्ट ही है, मतलब यूएन हैबिटेट के अंतर्गत ही ये हो रही है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि दिल्ली में हुई थी और यूएन हैबिटेट का पार्ट है। और देखिए अगला, आज बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं हम, तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। देखिए महंगाई कम हुई है, सीपीआई जो है वो कम हुआ है। अब इसमें काफ़ी तरह का डेटा है क्यों कम हुआ है। तो ये देखिए हर साल रिपोर्ट आती है, हर हफ्ते रिपोर्ट आती है, हर महीने रिपोर्ट आती है। तो ये तो जब तक अगली बार प्री दोगे आप, काफ़ी रिपोर्ट्स इसमें आ चुकी होंगी। तो लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी वो इन्फ्लेशन के बारे में, वो इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए लेकिन अब सीपीआई के बारे में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे साफ। सीपीआई होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उन पे फोकस दिया जाता है। जैसे ये फूड एंड बेवरेजेस है, यानी खाना खाते हैं ज़्यादा, जो कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जोर दिया जाता है। और WPI होता है, WPI में
जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे जोर दिया जाता है। तो इसमें सारे देखिए आप कंज्यूमर की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। देखिए हाउसिंग, जो कपड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मेडिकल, रिक्रिएशन और ये सब चीज़ें, इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इस पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि जो CPI का जो इंडेक्स है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है? CSO, इकोनॉमिक एडवाइज़र, RBI या फिर कोई प्राइवेट रेटिंग एजेंसी जैसे कि मूडी। तो आप इसका आंसर दीजिए कि कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा CPI का इंडेक्स जारी किया जाता है। और भी देखिए CPI में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। CPI में और ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने महीनों में जारी होता है। और अभी देखिए फिलहाल जो RBI पॉलिसी डिसाइड करता है वो CPI के बेस पे ही करता है। पहले ये WPI के बेस पे किया जाता था, लेकिन अब ये CPI के बेस पे करता है। और CPI के अपने अलग से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि देखिए ट्रू इन्फ्लेशन सामने आती है, क्योंकि कस्टमर्स की चीज़ें, जो कंज्यूमर्स की चीज़ें हैं वो सारे की सारी इसमें इंडेक्स में है। तो एक ट्रू इन्फ्लेशन सामने निकल कर आता है, सरकार इसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकती है। और देखिए CPI में एक यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे रीजन्स है कि CPI हम यूज़ करते हैं WPI के अगेंस्ट में। और देखिए IPSA जो है, ये सारी न्यूज़ है कि अभी देखिए IPSA में तीन चार ऑर्गेनाइजेशन, तीन देश हैं, 3-4 कह रहा हूँ मैं, 3 ही तो हैं। जैसे एक इंडिया है, एक ब्राज़ील है, एक साउथ अफ्रीका है, ये 3 देश हैं अभी। और एक प्रपोजल है कि इसमें देखिए हमने डिस्कस किया था कि इसको इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, जब हमने इंडोनेशिया का आर्टिकल डिस्कस किया था। अब प्रपोजल ये है कि इन तीनों देशों के बीच में एक SEPA साइन किया जाए। SEPA आपको पता ही होगा, सबसे पहले PTA साइन करते हैं, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, इसमें कुछ ही चीज़ों पर फ्री ट्रेड होता है। फिर FTA होता है, FTA में काफ़ी सारी चीज़ों पे मतलब ज़्यादा ही ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड होता है, लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट होती है। उसके बाद में SEPA आता है, SECA आता है, फिर FTA के बाद में वैसे कस्टम यूनियन भी आता है, कस्टम यूनियन, फिर SEPA आता है, फिर SECA आता है। SECA और SEPA में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस सेम से ही है। SEPA में क्या होता है, FTA में सिर्फ गुड्स शामिल होते हैं, तो SEPA में एक सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं। देखिए इस पर तो क्वेश्चन आना मुश्किल ही है। अब क्वेश्चन किस पे आ सकता है इसमें? एक तो देखिए IPSA का अगला समिट जो होगा, 6 समिट कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा देखिए, अब ये IPSA जो है SEPA साइन करने जा रहा है इनके साथ में, अलग अलग देशों के साथ में, मरकज़र और जो एक है साकू। मरकज़र अलग है, साकू अलग है। तो देखिए अब इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से इसमें मरकज़र में कौन कौन से देश आते हैं। ये देखिए साफ साफ तो पहले तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि मरकज़र है क्या। तो मरकज़र एक साउथ अमेरिका का एक यूनियन है, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? 6 देश इसमें आते हैं, वेनेजुला, ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे और उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है। साकू पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि साकू कहाँ का ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इकोनॉमिक यूनियन है। तो ये साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका में इनमें ये देश आते हैं, बोस्तानवा, लिसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड, ये देश आते हैं। तो ये 5 देश आते हैं। तो देखिए अब ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में क्या कहा गया है? देखिए कल का अब इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जन गण मन गाना है सिनेमा हॉल में, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इससे तो देखिए जो विजिलेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काउ विजिलेंट्स, गौ रक्षक टाइप जो लोग होते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं, गाय के नाम पे अपनी जो चीज़ें सिद्ध करते हैं। मतलब देखिए 2 तरह के गौ रक्षक, ऐसा नहीं है कि सारे गौ रक्षक अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। काफ़ी सारे गौ रक्षक ऐसे होते हैं जैसे गऊ को सेव करने के नाम पे जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और देखिए अब इंडियन एक्सप्रेस भी सेम बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से तो जो विजिलेंस है सिटीजन्स के द्वारा वो बढ़ेगा। और उन्होंने एक देखिए सिनेमा घर का केस दिया कि अब हाल फिलहाल में काफ़ी लोग अरेस्ट किए गए हैं, केरला में लोग अरेस्ट किए गए हैं, और जो हैदराबाद है वहाँ भी लोग अरेस्ट किए गए हैं। तो कुछ लोग, एक लड़ाई भी हुई थी यहाँ पे सिनेमा घर में। तो देखिए ये कहते हैं कि अब केरला में एक स्क्रीनिंग होनी थी, 490 फिल्म स्क्रीन्स किए जानी थी वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में। तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रही थी, उन्होंने अनुमति मांगी थी कि देखिए 490 मूवीज़ हमें स्क्रीन आउट करनी है, तो हर एक बार तो नहीं खड़े हो सकते, तो आप हमें छूट दीजिए इसके लिए। कोर्ट ने जिसको मना कर दिया था, नहीं कहा नहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा, कानून सबके लिए बराबर है। तो देखिए ये इनका कहना है कि ये सारा का सारा जो मज़ा है कि जनता जो जाती है वो एंटरटेनमेंट के लिए जाती है सिनेमा घरों में। तो और वहाँ पे देखिए अगर आपकी कंपल्सन होगी, यानी
अब देखिए, कोई अपने आप से खड़ा होगा एक रिस्पेक्ट के लिए, अपने नेशनल एंथम के लिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन डरा के किसी को खड़ा करना और पब्लिकली अपना पेट्रियोटिज्म शो करना कि हाँ अपना आप अपनी जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, वो शो कीजिए और खड़े होइए, क्या देखिए ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये जो राइट टू चॉइस है उसका हनन है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कोई बीमार भी हो सकता है, और जो इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो इसमें नहीं है, फिर भी हमने आज कम से कम इसकी शुरुआत करी है। मतलब एक आज हम वीडियो का पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी वीडियो हो सकती है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है ये, लिस्बन ट्रीटी जो न्यूज़ में थी किस लिए है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए है, हार्मफुल जो इन्वायरमेंटल के पोल्यूटेंट होते हैं PM 2.5 इसको बैन करने के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रीटी है, फ्री पासेस ऑफ एनिमल्स के लिए। तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिए। अब एक अगला जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीरो जो रिसेंटली हुई थी वो किस लिए थी? क्या ये रिच और रिमार्केबल जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स को उसको शेयर करने के लिए है क्या, या फिर ये जीरो एमिशन इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट आएगा, और या फिर ये जीरो टैरिफ के लिए है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में इन WTO, या फिर ये जीरो टॉलरेंस इन द क्राइम्स अगेंस्ट वुमन। किस लिए है ये ट्रीटी? काफ़ी फेमस ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ट्रीटी नहीं कॉन्फ्रेंस है ये। और देखिए ये बेसिक सा इन्वायरमेंटल क्वेश्चन आज बेसिक ही है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में है। और यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल क्या हुई थी? It is the first global evidence-based public health treaty that recognizes the right of all the people to highest standard of health. Second point is the treaty was developed by the countries in the response to the globalization of the tobacco epidemic. तो ये देखिए आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आने वाले टाइम में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी डिस्कशन हो सकती है। इसमें हम इन क्वेश्चंस में हम PIB के क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, जून से लेकर दिसंबर के क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, और जो आगे वाले हैं वो तो हम डिस्कस हमने करेंगे, जो न्यूज़ में है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो इस तरह से हम आगे डिस्कशन करते चले जाएंगे। अब देखिए हमारी 2 वीडियो हो गई, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहली वीडियो में हमने एडिटोरियल डिस्कस किया, तो दूसरी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम फोकस्ड। इसमें हम कुछ और भी ऐड करेंगे, कल से ऐड करेंगे, इसमें कुछ और भी होगा। अब इसके जो आंसर्स होंगे वो थर्ड वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं हम, और थर्ड वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी देखिए 5 मिनट में तो हम ये डिस्कस कर लेंगे, 5 मिनट में इसकी डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं। तो 5-10 मिनट मतलब कम से कम टाइम में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद उस वीडियो में वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वीडियो होगी, उसमें हम मेंस के आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किससे शुरुआत करेंगे वो हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत करेंगे। यानी जो थर्ड वीडियो हमारी होगी उसमें जल्दी सी 5 मिनट में इसका आंसर डिस्कस करके फिर आने वाले जो 25 मिनट होंगे, 30 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारा हमें पढ़ना होता है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए उसमें मेंस के हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, और वो चारों पेपर्स के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सिस्टमेटिक ढंग से डेली 3-4-5 जितने भी होंगे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। और देखिए ऐसा करते चले जाएंगे तो प्री तक हमारा सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम हम इसमें और भी चीज़ डाल देंगे, जैसे मैपिंग वगैरह है, या फिर आगे इंडिया ईयर बुक भी आएगी और इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, और जो बाद में तो रिवाइज करेंगे ही मई में या फिर अप्रैल के लास्ट में ये सारा का सारा करंट अफेयर है, पूरी रिवीजन की सीरीज चला सकते हैं 15 दिनों के लिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस हम नहीं करेंगे, बस ये फाइनल है। और ठीक है, बस अब एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हमें कंसिस्टेंसी बनानी होगी, और इतना डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा है ये। और एक लास्ट जो बात है, सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रिवीजन पे फोकस रहेगा, और उसकी जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं पीछे पड़ जाऊंगा आपके, लेकिन आपको रिवाइज करा के रहूँगा। ठीक है, थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।